नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और टेरर फंडिंग केस कश्मीर के 3 जिलों में एनआईए की रेड। शोपियां, कुलगांव और कुपवाड़ा में रेड मारी जा रही है। छानबीन में जुटी एनआईए की टीम। लगातार कश्मीर के 3 जिलों में एनआईए की रेड। कश्मीर के 3 जिलों में एनआईए की रेड और लगातार छापेमारी में जुटी एनआईए की टीम। शोपियां, कुलगांव और कुपवाड़ा में रेड देखने को मिल रही है। छानबीन में एनआईए की टीम लगातार जुटी हुई है। बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने मंगलवार को टेरर फंडिंग और पाकिस्तान से होने वाली आतंकी साजिश को लेकर जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में छापेमारी की थी। जिन जगहों पर तलाशी ली गई वो लश्कर-ए-तैयब, जैसे मोहम्मद रेजिस्टेंट फ्रंट सहित 8 आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। इसी के चलते शोपियां, कुलगांव और कुपवाड़ा में भी रेड जारी है। छानबीन में एनआईए की टीम जुटी हुई है। बड़ा अपडेट। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और टेरर फंडिंग केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कश्मीर के 3 जिलों में एनआईए की रेड। लगातार छानबीन में जुटी हुई है एनआईए की टीम। शोपियां, कुलगांव और कुपवाड़ा में रेड की जा रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और टेरर फंडिंग केस से जुड़ा बड़ा मामला। कश्मीर के 3 जिलों में एनआईए की रेड जारी है। कश्मीर के 3 जिले शोपियां, कुलगांव और कुपवाड़ा में रेड की जा रही है। एनआईए की टीम लगातार छानबीन में जुटी हुई है। इन जिलों में लगातार आतंकवादी हमले भी देखने को मिल रहे थे। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और टेरर फंडिंग केस के चलते कश्मीर के 3 जिलों में एनआईए की रेड जारी है। कुपवाड़ा, शोपियां और कुलगांव में लगातार रेड जारी है। एनआईए की टीम छानबीन में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं। इसी के चलते एनआईए की टीम सक्रिय हुई और रेड एनआईए की टीम अब करने निकली है। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में शोपियां, कुपवाड़ा और कुलगांव में लगातार रेड जारी है। ऐसे में टीम जो है वो छानबीन में जुटी हुई है। एनआईए ने जानकारी देते हुए बताया कि आतंकी शाखाओं से जुड़े कैडर्स और हाइब्रिड ओवरग्राउंड वर्कर्स पाकिस्तानी सेना के कमांडर और हैंडलर्स के इशारे पर काम करते थे और इसी को रोकने के लिए लगातार एनआईए की टीम सक्रिय हो गई है और जम्मू और कश्मीर के 3 जिलों में लगातार रेड जारी है और छानबीन में भी एनआईए की टीम जुटी हुई है। शोपियां, कुलगांव, कुपवाड़ा में लगातार एनआईए की टीम रेड पर लगी हुई है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी जम्मू से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, लगातार एनआईए की टीम छानबीन कर रही है और अभी भी रेड जारी है। अब तक कितने जिलों में जो एनआईए की टीम है वो रेड कर चुकी है? देखिए पूनम जी, लगातार पिछले काफी समय से बात करें तो जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 टूटी है उसके बाद से लगातार टेरर फंडिंग के जितने मॉड्यूल्स हैं उनको खत्म करने की केंद्र सरकार की कोशिश जारी है और इसी चक्कर में हर कुछ दिनों बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लगातार रेड पड़ रही है और आज जो है जम्मू के बटिंडी में आज सुबह एक रेड पड़ी जिसमें बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हम पेशे से डॉक्टर है बट अभी आधिकारिक इससे कोई सूचना नहीं है, इसके हम उनके नाम की पुष्टि नहीं कर पाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी इलीगल एप्स थी जिनके थ्रू वो लगातार पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में था। और उसके अलावा आज कश्मीर में भी जो है 3 जगह जो है रेड पड़ी है। ये जो है कुलगाम का एक विलेज है परिवार और करालपुरा है कुपवाड़ा का, छोटी गांव है शोपियां का। यहाँ भी जो लगातार है एनआईए की टीम, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर लगातार जो है रेड कर रही है। हालांकि जब से अलगाववादी नेताओं की धरपकड़ हुई और उनके जितने भी ग्रुप्स खत्म कर दिए गया उसके बाद से टेरर फंडिंग को लेकर ओवरग्राउंड वर्कर्स पे लगातार जो है शिकंजा कसा जा रहा है और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार जो है रेड चल रही है। बिल्कुल विकास, अब तक जितनी भी रेड मारी गई है उनसे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए इस मामले में एनआईए ने आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि जितनी भी रेड्स हैं टेरर फंडिंग को लेकर हैं। इस चक्कर में अभी तक जो है उनसे जम्मू में अगर बात करें तो जम्मू में उनके मोबाइल जो व्यक्ति के घर रेड पड़ी है उसके मोबाइल फोन को जब्त किया गया है और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। वहीं कश्मीर में जो है जो रेड में है वहां पर उनके कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के साथ साथ कुछ मटेरियल मिला है जिसको लेकर एनआईए की टीम अपने साथ चली गई है। जी बिल्कुल विकास, और आगे एनआईए की टीम कहां-कहां पहुंचेगी?
देखिए, अभी इस मामले में जो है केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से सतर्कता बरतती है और इसको लेकर जो है वो कोई खुलासे नहीं करती है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बात लीक हो जाए तो लोग इससे सतर्क हो सकते हैं। इसीलिए एनआईए की टीम जो है लगातार जम्मू कश्मीर में जो उनका ऑफिस है वहां बैठी रहती है और जैसे ही कोई पक्की सूचना मिलती है तो उसी वक्त जो है बिना देरी किए जो है रेड की जाती है। आपको बता दूं कि जम्मू में भी जो आज बटिंडी में रेड हुई है वो आज सुबह 5:30 बजे की गई है, ताकि लोग उस समय अभी जागे नहीं होते और लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो उन्होंने इसलिए सुबह सुबह एटी, क्योंकि रिहायशी इलाका था तो इसलिए उन्होंने बहुत सुबह जल्दी रेड की। बिल्कुल, लगातार विकास देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर के जिलों में आए दिन आतंकी हमले होते हैं और उसी के चलते कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जब से 370 टूटने के बाद कश्मीर में जो है हालांकि इस पे बहुत हद तक काबू पाया गया है। फिलहाल उसके बावजूद जो लश्कर-ए-तैयबा का एक दूसरा ग्रुप है टीआरएफ, वो थोड़ा सा सक्रिय है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आईएसआई और जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर-ए-तैयबा हो, ये सब जो है राजौरी पुंछ में जो है आतंकवाद को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत समय से, पिछले काफी सालों से इन इलाकों में जो है काफी शांति है, लेकिन अब जो आईएसआई ने अपना मॉडस ऑपरेंडी पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब वो कश्मीर रीजन की बजाय जम्मू रीजन पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जम्मू के मैं आपको बताऊं राजौरी पुंछ के जो एरिया की बात करें तो वहां से जो पहाड़ हैं वो सीधा कश्मीर निकलते हैं। तो वो जो जंगल का एक एरिया है वहां पर जाना बहुत टेरेन बहुत मुश्किल है आम लोगों के लिए भी। तो इसीलिए वहां से जो आना जाना है आतंकवादियों के लिए थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन उसको लेकर यहाँ पर लगातार आर्मी, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बल जो है लगातार चौकस है और यही कोशिश है कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान कोशिश करता है जम्मू कश्मीर में शांति फैलाने की, उनके हर मंसूबे को नाकाम किया जाए। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ सेंटर में पौधारोपण करेंगे। सुतियाना स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप सेंटर में पौधा लगाएंगे। इसके साथ ही अमित शाह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 8 विभिन्न परिसरों में कुल 15 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही सितंबर में ग्रेटर नोएडा में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर भी केंद्र सरकार द्वारा होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी दी जाएगी। सभी केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों के लिए साल 2023 में कुल 1.5 करोड़ पौधे लगाने का सामूहिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत कुल पौधारोपण की संख्या 5 करोड़ हो जाएगी। तो आज गृह मंत्री अमित शाह ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचकर उनके कई कार्यक्रम हैं। गृह मंत्री अमित शाह पौधारोपण करते हुए भी नजर आएंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। आज नोएडा पहुंचकर 15 भवनों का उद्घाटन भी गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम ग्रेटर नोएडा में किए गए हैं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी हरिशंकर हमारे साथ जुड़ गए। हरिशंकर, आज गृह मंत्री अमित शाह ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उनके? बिल्कुल पूनम जी, आपको बता दें आज गृह मंत्री अमित शाह जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 2 प्रोग्राम है, जिसके लिए आज वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर है जहाँ पे ये प्रोग्राम है पौधरोपण का, उसमें ये शामिल होंगे और संबोधन करेंगे। उसके बाद जो है ये नोएडा सेक्टर 1 क्रिब्को कंपनी है और क्रिब्को सोसाइटी है, वहाँ के एम्प्लॉइज और उनके साथ एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में शामिल होंगे। उसके बाद वहाँ पे भी वो संबोधन करेंगे। उसके बाद जो है वहां से वो प्रस्थान करेंगे अपने दिल्ली के लिए। फिलहाल अगर सुरक्षा की बात की जाए तो नोएडा पुलिस ने पूरी तरीके से चाक चौबंद नोएडा के पूरे जितने रूट है उनके आने जाने, जो जहां से वो निकलेंगे वहां नोएडा सेक्टर के लिए पूरी यातायात व्यवस्था की गई है। सुचारू रूप से वहां पे ट्रैफिक जो है डाइवर्ट कर दिया गया है और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए जो ग्रेटर नोएडा में स्थान है वहां भी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। बिल्कुल हरिशंकर, अगले महीने G20 शिखर सम्मेलन भी है और इस लिहाज से भी ये दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है गृह मंत्री का। जी बिल्कुल जी हरिशंकर, यहाँ जो कितने बजे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम उनके पूरे दिन के रहेंगे? फिलहाल पूनम जी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उनका जो आने का जो समय तय हुआ है वो मध्य दोपहर के पास का है। फिलहाल ये कंफर्मेशन जो है वहां से जारी नहीं की गई है, क्योंकि ये थोड़ा प्रोटोकॉल रखा गया है। हाँ, ये जरूर है कि उनका आना निश्चय तय है और जिस समय वो पहुंचेंगे वो पूरी तरीके से जो है रूट को और उनके आने जाने वाली जो स्थान है वो
पूरा कवर रहेगा। और आज जो प्रोग्राम होगा वो पूरी तरीके से जो है टेलीकास्टिंग रहेगा और वहाँ की जो व्यवस्था है वो देखने लायक रहेगी। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है हरिशंकर, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए? अब जैसे जिले में जितनी पुलिस है उसको लेकर के करीबन बताया जा रहा है कि 1000 से 1200 जो पुलिसकर्मी हैं वो लगाए गए हैं। और जिस जिस रूट को तय किया गया है उस रूट में ट्रैफिक के साथ साथ जो है लोकल पुलिस, साथ ही साथ जो है लोकल यूनिट जो है इंटेलिजेंस यूनिट वो भी लगी हुई है। और उसके बाद जो ग्रुप सेंटर है वहां से तो पूर्ण तरीके से जो ग्रुप सेंटर है, जो सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर है, वहां से तो प्रॉपर तरीके से जो है कवर अप किया गया है कि आसपास किसी तरीके की कोई आवाजाही ना हो। क्योंकि जो आने वाला G20 सम्मेलन है और ग्रेटर नोएडा में कई ऐसे जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी वहाँ पे वार्तालाप रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बीजेपी महामंत्री सुनील बंसल आज लखनऊ पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर 3 सीटों पर चर्चा की जाएगी। रायबरेली, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती पर चर्चा होगी। तो बड़ा अपडेट, हारी हुई सीटों को लेकर पदाधिकारियों से मिलेंगे सुनील बंसल और आज सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। बड़ा अपडेट, रायबरेली पहुंचेंगे आज और हारी हुई सीटों को लेकर पदाधिकारियों से भी मिलेंगे। आज सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे सुनील बंसल। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश की हारी हुई 14 सीटों पर है, जिस पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल लखनऊ पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो मिशन 80 के फॉर्मूले को साधने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आज सुनील बंसल लखनऊ पहुंच रहे हैं और ऐसे में तमाम जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो वहां करेंगे। जी बिल्कुल, पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में बीजेपी जो 3 सीटें हारी थी उसको लेकर विशेष मंथन किया जाएगा। उसमें श्रावस्ती है, अम्बेडकर नगर है और रायबरेली है। ये 3 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर आज विशेष रूप से सुनील बंसल खुद आ रहे हैं और वो पूरी तरीके से इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। और जो पदाधिकारी है उन जिलों को उनको बुलाया गया, किस कारण से हार हुई और किस कारण से कैसे इसको जीता जाए, क्या समीकरण है, जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, और हर समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये टिकट दी। अब किस बात तो ये गलती किस तरीके से क्या चूक रह गई पिछली बार, किस कारण से चुनाव हारे, तो काफी चीजों पर मंथन किया जाएगा। देखिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बता रहे हैं, कुल 16 सीटें ऐसे हैं जिसको लेकर मंथन किया जा रहा है, लेकिन आज जो है विशेष रूप से 3 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर विशेष रूप से आज मंथन किया जाएगा। और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद रहेंगे, प्रांत प्रचारक मौजूद रहेंगे और जितने प्रचारक है वो मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज काफी महत्वपूर्ण दिन है इन सीटों के लिए और कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। बीजेपी हर हाल में ये कोशिश कर रही है कि जितनी सीटें हैं 80 की 80 सीटें हर हाल में जीतनी है और पूरी तैयारी के साथ जीतनी है। और ऐसा जितने समीकरण है हर समीकरण में ध्यान में रखते हुए टिकट दिए जाएंगे, जो सर्वे है उसको ध्यान में देकर टिकट दिए जाएंगे। तो बीजेपी किसी भी प्रकार से किसी भी सीट पर कोई चूक नहीं करना चाहती है और हर जगह जातीय समीकरण के अलग अलग आंकड़े निकाले गए हैं और जो मौजूदा सांसद हैं वो उनमें क्या कमियां हैं, वो क्या काम नहीं किए, कि जनता में क्या किस तरीके से उनका विरोध है, जो इसमें मौजूदा सांसद है विपक्ष के उनको लेकर जनता का क्या रुख है। तो हर तरीके के सर्वे पर चर्चा की जाएगी, जातीय समीकरण पे चर्चा की जाएगी, धार्मिक समीकरण, सब समीकरणों पर ध्यान में रखते हुए टिकट का इस बार आपको बंटवारा देखने को मिलेगा बीजेपी में। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, लोकसभा की ज्यादा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ऐसे में चर्चा यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके अलावा जो 3 सीटों पर चर्चा होगी उसके अलावा क्या कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर बीजेपी चर्चा कर सकती है? देखिए पूनम, बीजेपी हो या विपक्ष हो वो ये जानता है कि जो अगर जिसको सरकार बना रही है केंद्र में, तो कहीं ना कहीं उसका रास्ता बीजेपी से उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। और तो ये बिल्कुल एकदम साफ, जो आपने एकदम कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण राज्य है, सीटों के हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। और आज जो लगातार जिस चीज पर चर्चा की जाएगी और सब सीटों पर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन मुख्य ये 3 सीटें हैं। और उसके बाद जो प्रोग्राम है, उसके बाद जो आशुतोष टंडन है उनको देखने जाएंगे वेदांता में। तो
आज पूरा दिन सुनील बंसल यूपी में रहेंगे और यूपी के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और जो पार्टी के नेता हैं और जो अन्य सीटें हैं उनमें क्या समीकरण है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जो मुख्य बिंदु है, जो बैठक का मुख्य बिंदु है, 3 सीटों को लेकर किया गया है। कुल मिलाकर 16 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी पिछली बार जहां पर सीटें वो लूज कर गई थी, उन 16 सीटों पर विशेष नजर रखी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इस बार जितने सांसद जीते हैं उनमें जो पिछली बार जीत के आए हैं उनमें क्या ऐसा है, कौन कौन ऐसे हैं जिनका फीडबैक अच्छा नहीं है, जनता के बीच में उनका क्या फीडबैक है, सर्वे में क्या है, कौन कौन से सर्वे हैं जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से इस बार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर जिले नेतृत्व तक सबकी जिम्मेदारी है हर हाल में चुनाव जीतना। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, बीजेपी सबसे आगे क्यों रहती है, वो हमेशा एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव में के लिए तैयारी में जुट जाती है। लोग जब तक सोचते हैं, अन्य पार्टियां कुछ सोचते हैं, तब तक बीजेपी इन सब चीजों से काफी आगे चली जाती है। तो उसी के तहत अभी जब तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं होती है तब तक अन्य दल तैयारी के मूड में ही नहीं रहते, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से मूड में दिखती है और इसका फायदा कहीं ना कहीं उसको हर चुनाव में देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि अगले 5 साल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी का राज होगा। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय पार्टी और परिवारवाद आने वाले सालों में खत्म होने वाले हैं। परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने भारत को लूटा है, जाति का जहर घोला है, भाषा का जहर घोला है, क्षेत्र का जहर घोला है, अगड़े पिछड़े का जहर घोला है, दलित बनाम सवर्ण किया है, सारे आपस में एक दूसरे को लड़ाया है और लड़ा के क्या किया, सत्ता प्राप्त किया। और सत्ता प्राप्त करके क्या किया, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का पैसा लूटा, स्कूल बनाए, अपने कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, विदेशों में बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदा, ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदी, लंदन में मकान खरीदा। इसलिए इन पॉलिटिकल पार्टियों को खत्म करना ये सरकार की भी ड्यूटी है, समाज की भी ड्यूटी है। लेकिन केवल समाज के चाहने से परिवारवादी पार्टियों का सफाया नहीं होगा, एक्चुअल में इसको सरकार को स्टेप लेना पड़ेगा। कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, महबूबा परिवार, हरियाणा में हुड्डा परिवार, चौटाला परिवार, पंजाब में बादल परिवार, दिल्ली में केजरीवाल परिवार और गांधी परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार और मायावती का परिवार, बिहार में लालू परिवार, झारखंड में सोरेन परिवार, बंगाल में ममता परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार, इसी तरीके से जगनमोहन परिवार, पटनायक परिवार, इस तरीके से अलग अलग परिवार पॉलिटिकल पार्टी बना लिए हैं। कोई समाजवाद का ढिढोरा पीटता है, कोई अपने आप को कहता है मैं तो जो है अंबेडकरवादी हूं, कोई कहता मैं समाजवादी हूं, कोई कहता मैं गांधीवादी हूं। एक्चुअल में ये सारे के सारे, इनके भाषण अलग है, इनकी बातें अलग है, इनके नारे अलग हैं, लेकिन अंतिम उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करके खजाने को लूटना। तो अगले 5 सालों में सभी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, ये वो कहते हुए नजर आए। कश्मीर से केरल तक बीजेपी का राज होगा। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय पार्टी और परिवारवाद आने वाले सालों में खत्म हो जाएंगे। सारे बयान सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दिए। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ बीजेपी का राज होगा और साथ ही कहा कि सभी क्षेत्रीय पार्टी और परिवारवाद आने वाले सालों में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। भारत अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये वो पल होगा जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के एक अहम पड़ाव को पार कर लिया है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर बढ़ रहा है। तकनीकी भाषा में कहे तो प्रपोर्शनल मॉड्यूल के साथ सफर कर रहा लैंडर अब अलग हो चुका है। अब लैंडर विक्रम को आगे का रास्ता खुद अकेले तय करना होगा। विक्रम लैंडर ही 23 अगस्त को शाम 5:25 पर चांद पर लैंड करेगा।
साइंटिस्ट टीवी वेंकटेश्वर ने बताया कि धरती से अब तक लैंडर और रोवर के साथ प्रपोर्शनल मॉड्यूल ने सफर तय किया था। आज इसरो ने सेपरेशन का फैसला किया। इससे दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, लैंडर मॉड्यूल का इंजन और दूसरी चीजें ठीक से काम कर रही हैं। अलग होने के बाद लैंडर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, यानी उसके पास पूरी क्षमता है। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात, लैंडर अलग होने के बाद अब वो 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग करेगा। हमें ये भी समझना होगा कि अभी जो प्रक्रियाएं हो रही हैं या फिर होने वाली हैं, ये चंद्रयान 2 के समय भी सफलतापूर्वक की गई थी। उस समय भी लैंडर अलग होकर चांद की तरफ बढ़ गया था, लेकिन 2.1 किलोमीटर की दूरी बाकी थी। तब स्पीड नियंत्रित नहीं हो पाई और क्रैश लैंडिंग हो गई थी। जब लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट होंगे तो धड़कनें बढ़ जाएंगी। साइंटिस्ट भी इस बात को समझ रहे हैं। अगला पड़ाव तब आएगा जब लैंडर चांद से 30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा। वहां से उनके चांद की सतह पर नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगे लैंडर फूक फूक कर कदम रखेगा। चांद की सतह से 100 मीटर की दूरी होने पर अपना लैंडर रुकेगा और मुआयना करेगा कि क्या वो सही जगह पर है। विज्ञान प्रसार के अंतरिक्ष वैज्ञानिक वेंकटेश्वर ने बताया है कि इसरो ने पिछले फेलियरों का स्टडी कर पूरी तैयारी के साथ चंद्रयान 3 को भेजा है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि लैंडर के पास 4 इंजन है। इसमें से 2 इंजन भी काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल 40-50 दिन बाद लैंडर का इंजन अब स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसरो ने तैयारी पुख्ता कर रखी थी। इस बार लैंडर के पैर को काफी शक्तिशाली बनाया गया है, जिससे वेग में भी लैंडर उतरा तो क्रैश नहीं होगा। हमारा पूरा देश इस समय चांद पर विक्रम के सफल लैंडिंग की कामना और प्रार्थना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।